गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को डिस्कस कर चुके थे बेटा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको शॉर्ट रूप में जानते हैं DAT। डी का मतलब डाल्टन, ए का मतलब एटॉमिक, टी का मतलब थ्योरी। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो गिवन बाय जॉन डाल्टन 1808। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे जिस पे वो थ्योरी बेस्ड थी। वो कुछ पोस्टुलेट हमने राइट डाउन कर रखे हैं। अब ये पोस्टुलेट ने भी जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो दिए थे उनको बिल्कुल सेटिस्फाई भी किया था। एक जो लॉ था उसको सेटिस्फाई नहीं किया था, जो कौन है, गे ल्यूशक लॉ। और जो हमारे पास जितने भी लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन ऑल्स लॉ को इसने सेटिस्फाई किया था। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक मतलब एक न्यू रिवॉल्यूशन थी, एक थ्योरी का एक न्यू आइडिया था जो इसने केमिस्ट्री की काफ़ी चीज़ों को चेंजमेंट कर दिया था। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इसके मेन पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये जिसको क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं, कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और जैसे हम नेक्स्ट यूनिट जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अब हम ये जानेंगे कि एटम के अंदर ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कौन कौन है, जिसके नाम शायद आपने पहले भी सुन चुके हो, आप 9th या 10th क्लास में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजोन, ये सभी जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल वो किस में, आपके एटम में है। तो इसका मतलब जो मैटर है जो किससे बना हुआ है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है। ओके। और इसी के बाद एक बार नीचे आए ये इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5th पे, कि एटम, ये 5th नहीं, हाँ 4th पे आओ, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, फर्स्ट पोस्टुलेट्स की, और ये मेरे पास जो 4th पोस्टुलेट है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ना तो कोई एटम को ना क्रिएट कर रहा हूँ ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, इसका मतलब जब मेरे पास कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी तो ना तो मास यहाँ पे चेंज होगा और ना मास चेंज किस में होगा, आपका प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। इसका मतलब दोनों साइड में मास हमारे पास क्या है, सेम ही होगा। और जब भी आपके पास ये कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो सेम रहता है, तो वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये फर्स्ट पॉइंट और 4th पॉइंट्स को कम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये जो पोस्टुलेट हैं वो किसको सोल्व कर रहे हैं, आपके पास किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं ये मत समझना, ये मैथमेटिक्स का एलसीएम है। एल का मतलब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम दोनों चीज़ें साथ के साथ करते चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसने कहता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप। अगर कोई सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट वो किसी भी कोई किसी टाइप के एटम के अंदर हो सकता है, बट उसका जो शेप साइज हमेशा सेम होगा। मतलब जो जैसे इस थ्योरी का अकॉर्डिंग मान लो कार्बन है तो कार्बन का उसके अकॉर्डिंग होगा, नाइट्रोजन है उसका उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब वो हमेशा सेम होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके डिफरेंट शेप एंड साइज और मास होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट, सेम एलिमेंट के सेम होंगे आपके पास। अगर ये बात इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखो, मान लो कोई एलिमेंट सेम है, एटम सेम है, पर वो डिफरेंट एलिमेंट के अंदर कंपाउंड बना रहा है आपके पास। जैसे मान लो मेरे पास एक C है, एक CO2 है, और एक मेरे पास क्या है, एक CO2 और है। ये CO2 जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि भाई C+ में O2 से CO2 बनता है, और ये CO2 जो मेरे पास है वो कहाँ से आता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं, जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल में डिस्कस किया था ना। तो 2 एग्जाम्पल से CO2 आया हमारे पास। अब वही बात है ना कि भाई एलिमेंट अगर सेम है, क्योंकि कार्बन का ये एलिमेंट इसमें है, इसमें भी यही है, तो एलिमेंट सेम है। उसी तरह ऑक्सीजन भी सेम है आपके पास। तो अगर सेम एलिमेंट है तो उनका मास भी क्या होगा, सेम ही होगा। मास क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब दे विल बी, टू क्लैरिफाई, किसको क्लैरिफाई कर रही है ये बातें, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, LDP, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ डेफिनेट या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहे हैं, ये आपकी उस पोस्टुलेट के बिल्कुल क्लैरिफाई कर रही हैं। ये आपके जो पास जो पोस्टुलेट किसके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर एलिमेंट सेम है और जिससे डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं आपके पास,
और सेम एलिमेंट तो मास भी क्या होगा उनका, सेम ही होगा, मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमने दोनों दो लॉ को इन पोस्टुलेट से क्लैरिफाई कर चुके हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पोस्टुलेट है कि एटम कंबाइन विद वन अनदर सिंपल वोल नंबर रेशियो। अगर कोई एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक सिंपल रेशियो बनाएंगे। तो इसका मतलब ये पोस्टुलेट जो हमारे पास है वो किसको क्लैरिफाई कर रहा है, हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी तो यही था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को कंबाइन कर रहे हैं, वो किसको मैच कर रहा है, आपका थर्ड जो एलिमेंट है उसके साथ। और थर्ड एलिमेंट के अंदर जो रेशियो आ रहा है वो उसके या तो एग्जैक्ट होगा या सिंपल रेशियो के अंदर होगा। इसका मतलब ये जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये हमारे पास किसको क्लैरिफाई कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो ये तो हमने जो पोस्टुलेट्स डिस्कस किए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब हम ये भी सीखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें थी जिसमें आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होगी, मतलब फेलियर ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा देखो ये हमारे पास 3 पॉइंट है। सबसे पहली बात, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो लॉ ऑफ कम्बिनेशन किस पे बेस्ड थे, वेट पे। और जो लॉ ऑफ कम्बिनेशन के अंदर जो एक पार्ट था गे ल्यूशक लॉ, जो किस पे बेस्ड था, ओनली एंड ओनली बेस्ड वॉल्यूम, ओनली एंड ओनली बेस्ड वॉल्यूम। तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इट कुड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द गे ल्यूशक लॉ, क्योंकि वो किस पे बेस्ड था, वॉल्यूम पे बेस्ड था। उसने सिर्फ एक्सप्लेन किए थे जो वेट पे थे। अब वेट पे कौन कौन थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये चारों किस पे बेस्ड थे, वेट पे बेस्ड थे, मतलब मास पे बेस्ड थे। सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम और मोलिक्यूल्स। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था एटम और मोलिक्यूल के बारे में कि भाई क्यों हमारे एटम जो है वो कंबाइन होकर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो दे डू नॉट्स क्लियर एग्जैक्ट आइडिया अबाउट एटम एंड मोलिक्यूल्स। थर्ड है, इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट कि भाई डिफरेंट एलिमेंट क्यों होते हैं डिफर मास, साइज और वैलेंसी के अंदर। तो ये कुछ बातें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपके पास। तो ये लिमिटेशन और पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ। तो अब हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ देखी जाए तो एक अमेडो एवोगैड्रो ने एक रिलेशन दिया था। आपके पास ये केमिस्ट था अमेडो एवोगैड्रो। इसने ये रिलेशनशिप दिया था कि भी अगर मैं, जैसे मैंने 3 कंटेनर ले रखे बेटा, एक में ऑक्सीजन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, इस एक के अंदर नाइट्रोजन गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, एक में क्लोरीन गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, और तीनों कंटेनर का वॉल्यूम एक जैसा है। इस तीनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, एक जैसा है। तो यही बात बताइए इसके अंदर कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस। अगर मैं जो भी डिफरेंट गैस है मेरे पास, ये अगर मैं उनको इक्वल वॉल्यूम में लेता हूँ और कंडीशन मेरे पास जो है टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को सिमिलर रखता हूँ, तो उनके अंदर जो मोलिक्यूल होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो मैंने O2 गैस लिए NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इसमें कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो ये कहना इसका रीजन था, अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं ऑल गैस का, सिमिलर कंडीशन रखते हो टेम्परेचर प्रेशर की, तो उसमें इक्वल नंबर क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये तो बताएगी एवोगैड्रो लॉ के अंदर। फिर इसके अंदर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। किसने किया था, एक डेफिनेशन मॉडिफिकेशन की गई थी, बर्नौलीज हाइपोथेसिस। इसने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया था, बस कुछ मॉडिफाई नहीं किया, बस ये चेंजमेंट कर दिया था। वो बोला कि इसके अंदर ये बात तो सही है आपकी, मॉलिक्यूल भी ले सकते हो आप, या आप ऐसे बोल सकते हो एटम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके, एटम। कि भी अगर इक्वल वॉल्यूम लो ऑल गैस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो
तो उसके अंदर इक्वल नंबर ही क्या हो सकते हैं, आपके एटम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिरलिजियस हाइपोथेसिस। थोड़ा सा जो एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन थी उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। तो एटम की बात करते हैं, मान लो पहले मैंने इनको मोलिकुल माना था डॉट को, अब मैंने एटम मान लिया। तो ये कितने, इसमें 5 एटम, इसमें 5 एटम, इसमें 5 एटम होंगे। तो बिरलिजियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम आएगा और एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल आएगा। अब ये बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका था कि एटम क्या है और मोलिक्यूल क्या है, क्योंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है, एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इसका खुद का अपने आप में स्टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं एटम। और अगर मान लो मैं बात करूं मोलिक्यूल की, तो मोलिक्यूल क्या है आपके पास, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस। उस सबस्टांस में कौन हो सकता है आपका, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसका क्या हो सकता है, जिसका अपने आप में खुद का क्या हो, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आपके पास दोनों अलग अलग आ गए आपके पास, इसका तो एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबस्टांस जो एलिमेंट और कंपाउंड का, उसका अपने आप में खुद का क्या है, विच वो अपने आप में रह सकता है, अकेला रह सकता है, मोलिक्यूल अपने आप में स्टेबल रह सकता है। ठीक है, बट ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गया मेरे पास एटम और मोलिक्यूल की। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी बात और सीखेंगे एक एग्जांपल से। क्या है वो एग्जांपल, देखो एक मिनट के लिए। जैसे मैंने लिखा H2 + Cl2 और यहाँ पे क्या बन गया HCl, H2 + Cl2 क्या बन गया HCl। अब देखो एक इक्वेशन और लिखते हैं, H2 = Cl2 कन्वर्टेड HCl। अगर मेरे को 1 मोल HCl का बनाना होता है, अगर यहाँ पे देखो, अगर इसको बैलेंस करता हूँ, देखो H कितने हैं 2, यहाँ पे Cl कितने हैं 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया मैंने, इसका कितना लिया 1 वॉल्यूम, इसका भी कितना लिया 1 वॉल्यूम, और इसका कितना बन गया मेरे पास 2 वॉल्यूम। मतलब जो आगे नंबर लिखा हुआ ना वो बताता है, जैसे आगे नंबर इसमें 2 है तो इसका मतलब 2 वॉल्यूम, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको इसी के अंदर 1 वॉल्यूम ही बनाना होता, क्या बनाना होता, 1 वॉल्यूम बनाना होता, तो आप कैसे बनाते हैं, 2 नहीं, कितना बनाना होता आपको 1, क्या बनाना है आपको 1 बनाना है। ठीक है, तब क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं, ये जो आपने, अगर यहाँ पे तो क्या है पूरा एक मोलिकुल है, ये भी पूरा एक मोलिकुल है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता है, अगर 1 वॉल्यूम बनाना होता तो ये भी आप लेते और ये भी आप लेते, हाफ मोलिकुल तो किसका लेते हाइड्रोजन का, और हाफ मोलिकुल किसका लेते क्लोरीन का, तब आपके पास क्या बनता, 1 वॉल्यूम बन के आता, मतलब 1 मोल बन के आता। कितना बन के आता आपके पास है 1 मोल। तो ध्यान रखने का, इसका मतलब समझाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि इस हाफ H2 मोलिक्यूल के अंदर क्या है, 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम है, और इस हाफ Cl2 का मतलब क्या है, इसमें 1 क्लोरीन एटम है, एक क्या है क्लोरीन एटम। क्योंकि यहाँ पूरा अगर एक, ये जो पूरा एक मोलिक्यूल था उसके अंदर तो कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, ये पूरा एक क्लोरीन मोलिक्यूल के अंदर कितने हैं 2 क्लोरीन एटम है। बट अगर हाफ H2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 1 हाइड्रोजन एटम है, या हाफ Cl2 मोलिक्यूल का मतलब है 1 क्लोरीन एटम है, तभी हमारे पास क्या बन गया है 1 मोल बन के आया है, किसका HCl का। तो ये बातें ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और मॉलिक्यूल को हम आप लिख सकते हैं बट एटम को आप नहीं लिख सकते। ठीक है। अब आज जो हमने एवोगैड्रो लॉ सीखा है तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन, मतलब उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एटमोसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। हम उससे एटमोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एटमोसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, कि अगर मैं एक मोलिक्यूल किसी एलिमेंट का लेता हूँ या कंपाउंड का लेता हूँ तो उसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास हैं वो क्या होगी, उसकी एटमोसिटी होगी। वो क्या होगी, उसकी एटमोसिटी होगी। अब कैसे, एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल यही है, मैंने लिख दिया N2। क्या लिख दिया, N2। तो N2 के अंदर एटमोसिटी कितनी होगी, कितने एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन के, 2। तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। या मैंने लिख दिया S8, सल्फर कैसे लिख दिया, S8। तो S8 के अंदर एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि इसके अंदर कितने सल्फर के कितने एटम है, 8 एटम है, 8। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने लिख दिया HCl, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि एक H एटम है, एक Cl एटम है। या मैंने लिख दिया CH, या आपके पास मैंने लिखा है इसके अंदर जैसे NH3, कितना लिख दिया, NH3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 आपके पास कितना हो जाएगा, हम्म, तो यहाँ ध्यान देंगे आपके पास जैसे, अब थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। जैसे मैंने NH3 में 4 बताया था, पर 4 नहीं। देखो इसमें NH3 का आप स्ट्रक्चर जब आगे सीखोगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर बनती है आपके पास H H H, और ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो टोटल कितने एटम एक दूसरे से जुड़े हुए, N की H से कितना जुड़ा हुआ है, 3 टाइम है ना, 1 2 3। इसका मतलब इसकी एटमोसिटी कितनी होगी, 3 होगी। HCl में करते हो आप तो इसकी एटमोसिटी कितनी होगी, 3 होगी आपके पास। या मान लो CH4 की बात करें हम, तो CH4 में कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपके पास, 1 2 3 4। ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे हम एटमोसिटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक आपके पास है डिटर्मिनेशन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, वीडी का मतलब वेपर डेंसिटी होती है। अब ये कहता है वेपर डेंसिटी होती है, एक रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ VML ऑफ गैस, मास ऑफ VML ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ VML ऑफ हाइड्रोजन, VML ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये रिलेशन जब आप करते हो तो ये कहता है अगर आप कोई भी गैस ले लो, जैसे मान लो मैंने कोई गैस नाइट्रोजन गैस ले रखी है, N2 गैस का मैंने कितना लिया, मैंने मान लो 10 ml में ले ली, कितनी ले ली, 10 ml। तो आप जो इसके नीचे जो गैस लोगे, हाइड्रोजन जो भी आपको लेनी है, हाइड्रोजन गैस भी अगर आप लोगे तो उसका भी आपको सेम ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। मतलब ये 10 है तो ये भी 10 ही लोगे आप, वो 10 है तो ये भी क्या लोगे, 10 ही आपको लेनी पड़ेगी। मास ऑफ VML ऑफ हाइड्रोजन, VML ऑफ हाइड्रोजन आपके पास। और इस जब भी ये सिचुएशन होती है उसमें सिमिलर कंडीशन किसने की रखनी है, T और P की। सिमिलर कंडीशन ऑफ T का मतलब टेम्परेचर, P का मतलब है प्रेशर आपके पास। अब देखो जैसे मान लो हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा और आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने मास ऑफ यहाँ पे ले लिया 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मास ऑफ मास ऑफ 1 molecule of gas upon mass of 2 atom of hydrogen, 2 atom of hydrogen, mass of 2 atom of, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, देखो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फॉर्मूला बन के आएगा, बस इस फॉर्मूले को याद रखना आपको। क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, क्योंकि आगे की जरूरत पड़ेगी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोलर मास, इंटू मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। ठीक है।
कि वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है 1/2 इंटू मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर मास निकालना हो तो 2 इंटू वी डी आ जाएगा। अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना हो तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा वेपर डेंसिटी, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। अगर आपको किसी का मोलिकुलर मास निकालना हो और वेपर डेंसिटी आपको पता हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा। वेपर डेंसिटी आपके पास हो, मोलिकुलर मास निकलवाता हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसे हम मोलिकुलर मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ओके, अब इस पे बेश एक न्यूमेरिकल देखते हैं चलो करके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भी H2 गैस है वो S के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है और की गैस बनती है। मैंने गैस A लिख दिया मान लो उसको। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है 1 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम किसकी कितने एटम है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है। कितने एटम है 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, और ये सारा जो रिएक्शन हो रही है वो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, और उसने वी डी का मान मेरे से दे दिया, वेपर डेंसिटी का मान गिवन दे रखा है। जो ए गैस आएगी उसकी वेपर डेंसिटी 17 है, मतलब ये जो ए गैस बन के आएगी इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है 17 है। ओके, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है ये 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी। अब देखो ये मेरे पास वही होगा 2 इंटू में वी डी का मतलब कितनी है वेपर डेंसिटी 17, 17 दूनी कितना आ गया 34, 34 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये मेरे पास गिवन है कि भाई वो गैस जिसका मोलिकुलर मास 34 है। अब वो गैस क्या कन्फर्म यही है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन तो बनेगी सीधा, मतलब ये क्या बनेगी H2S ही बनेगी। क्या बनेगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी आपके पास। अब ये कन्फर्म करके देखना मैं कि भाई यही बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कंपेरिजन करता हूँ तो मेरे पास इसमें ये फॉर्मूला क्या आएगा H2S के नीचे ये जो X आएगा तो X का मान मैं फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि H के नीचे 2 मेरे को कन्फर्म पता है, और S के नीचे कितना आएगा वो और मैं फाइंड आउट कर लूँ तो कन्फर्म हो जाएगी भैया H2S ही बनेगी इसके अंदर। तो कैसे करेंगे वो देखो भाई, ये सारी चीज़ जो आपके पास ये मोलिकुलर मास कितना आया हमारे पास 34 आया ना यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 क्यों कर दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के एटम कितने 2 है प्लस में। इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने x मान लिया। और एक सल्फर का कितना होता है 32, ये दे रखा इजिकल टू किसके आ गया 34। इसको सोल्व कर लो आप तो 2 प्लस में 32x बराबर 34। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 1 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला यही बनना था आपके पास, H2S गैस बननी थी। क्या बननी थी H2S गैस बननी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था भाई, कोई हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट कर रही है सल्फर एटम के साथ, तो एक गैस बन रही है आपके पास, और उस गैस की वेपर डेंसिटी ये है, तो उसका मोलिकुलर मास क्या बनेगा 2 इंटू वी डी 34। अब हमें ये चेक करना था कि एस के नीचे क्या आएगा, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या किया दोनों टर्म को इक्वल कर दिया यहाँ पे H2SX इजिकल टू 34। तो यहाँ पे मैंने उसका मोलिकुलर मास लिख दिया, इसी का भी उसका भी लिख रखा है, इसी तरह इसका लिख दिया 2 इंटू 1 एक्स इंटू 32 इजिकल टू 34। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितना आएगा 1। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया वो गैस कौन सी थी हमारी H2S गैस थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जो लॉकडाउन स्पेशल की आपकी फर्स्ट यूनिट सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेज हैं, इनको बार बार रिवाइज किया करो। वर्कशीट जो मिलती है उनको सोल्व करके देखा करो। कोई प्रॉब्लम हो तो जो मैनेजमेंट के नंबर हैं उसके ऊपर फीडबैक दिया करो। थैंक यू।